प्रिय छात्र छात्राओं को शुभ मध्याह्न। आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए फिर से स्वागत है। तो आज हम इस कहानी विभाग में एकांकी कहानी का दूसरे क्लास में आज हम गद्य भाग का शीर्षक विषय को हम देखेंगे कि इस कहानी में एक घर, उस घर में स्त्रियों के बीच में चर्चा हो रहा था। तो बहू आई थी बेला। बेला आते ही अपने ऊपरी कमरे में रहती थी। बेला कभी मेहमान की तरह नीचे खाने के लिए बुलाते तो तब आती थी। यूं ही बेला का जीवन चलने लगा था। तो भाभी के पास, भाभी के कमरे में बातचीत करने के लिए इंदु कभी कभी जाती थी। जाने के बाद इंदु के सामने भाभी की बातचीतें चलते रहते थे। घर के बारे में, घर की नौकरानियों के बारे में, घर की स्त्रियों के बारे में बातें होते थे। वो सभी बातें लाकर इंदु बाहर बरामदे में सभी स्त्रियों के सामने समझाती थी, सभी स्त्रियों के सामने कहती थी, चाहे वो अपनी माँ, अपनी चाची, अपने छोटी चाची, अपने मंझली चाची, सभी के सामने भाभी के बातें करती थी, भाभी की मजाक उड़ाती थी, भाभी की बातों के लिए यूं ही बातें हो रहा था। ये सभी दृश्यों को लेकर बेला ऊपर ही ऊपर बैठकर हद से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि इस घर के स्त्रियां मेरे बारे में ऐसे क्यों बातें करती हैं, आखिर क्या हो रहा। तो इस गद्य भाग का यानी इस कहानी भाग का शेष भाग आज हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। वही बरामदा है। वही बरामदे में पहले माँ और बेटी के बीच में जो चर्चा चल रहा था, तो बेटी के बातें बहू के लिए सब कुछ सुनकर बड़ी बहू नाराज होकर कमरे में चली गई। रजवा बाहर आंगन में खड़ी होकर रो रही है। इंदु बरामदे में बैठी थी। तो उस बरामदे में उस घर की छोटी बहू का प्रवेश होता है। यानी छोटी बहू का प्रवेश होते ही छोटी बहू आकर अपनी बेटी यानी इंदु तो घर के लिए, घर के सभी स्त्रियों के लिए बेटी की जैसी थी, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई। रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने। आते ही छोटी बहू अपनी बहू के बारे में पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ। रजवा बार होकर बार खड़ी है और रो रही है। रजवा के लिए नई बहू ने कुछ कह दिया क्या, इसलिए रो रही। कड़वी का अर्थ है बुरे शब्द कह दिए क्या, रो रही है। तब इंदु अपनी छोटी चाची के लिए प्रश्न का उत्तर देती है। मीठी वो कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगे। चाची तुम कैसी बातें करती हो, हमारे जो भाभी शहर से आई है, आकर कहीं दिन हो गए, उन्होंने कभी अपने मुंह से मीठी शब्द कब कही नहीं कि आज कड़वी कही है। तो चाची भाभी ने हमारे घर की नौकरानी रजवा को बाहर काम से निकालने की बातें की और घर से हटाने की भी बातें की है, इसलिए रजवा रो रही है। छोटी भाभी कहती है, आज तुम कैसी चली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या। अरे बेटी, तुम अपने भाभी के बारे में ऐसे क्यों बातें कर रही हो, भाभी और तुम्हारे बीच में झगड़ा हो गया क्या। बेटी, तुम तो हमेशा झगड़ा करते ही रहते हो, चाहे मुझसे, तुम्हारे माँ से, तुम्हारे छोटी ताऊ से, चाची से, घर में सब लोगों के साथ झगड़ा करते रहते हो। बेटी, आज नई भाभी के साथ तुमने झगड़ा कर ली, ऐसी जली कटी बातें क्यों करती हो। जली कटी का अर्थ है बिल्कुल बुरे शब्द, नाराजगी के विषय उसमें आता है। बिल्कुल नाराज होकर बात करती है, तो चल ऐसी जली कटी बातें क्यों करती है बेटी, आखिर बहू ने क्या कह दिया तुमसे, बहू के साथ झगड़ा कर ली हो क्या। ऐसी जली कटी बातें बहू के लिए, आपके भाभी के लिए नहीं करना चाहिए। तो वो भी छोटी चाची होने के नाते ही घर की पोती इंदु को समझाती है। वो बेटी के समान ही है, तो समझाती था भी। रजवा बड़े कंठ से, बड़े हुए गले से, रजवा और इंदु और छोटी भाभी के बीच में जो बातें चल रही थी, रजवा बाहर खड़ी हो गई, रो रो कर थक गई, फिर अंदर आ गई बड़े हुए कंठ से। रो रही है, आकर कहती है, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, इतने बरस हो गए कि आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इसी प्रकार अनादर नहीं किया। रजवा बाहर से अंदर आती है, आकर सामने बैठती है और कहती है कि माँ जी, कई दिनों से मैं आपके घर में काम कर रही हूँ, आज तक मेरे काम के लिए किसी का शिकायत नहीं है। ना बड़ी भाभी मुझसे नाराज है, ना मंझली भाभी नाराज है, ना आप नाराज है। घर के सभी लोग मुझे आदर से चाहते हैं, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोगों की खिदमत में करती हूँ, सब लोगों की सेवा करती हूँ। कई दिनों से इस घर के सेवा करते ही आई हूँ। तो जो इतने दिनों से मैं काम करते आई हूँ, इस काम में कभी मुझसे कभी गलती हुआ ही नहीं है।
क्योंकि घर की पूरी काम मैं ही करती हूँ, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, रसोई का काम, जो भी हो तुम्हारे घर के सभी काम मैं ही करती आई हूँ इतने दिनों से। लेकिन आज क्या हुआ है, तो नहीं बहू ने मुझे काम से हटाने की धमकी दिए हैं और मुझे काम से हटाने के लिए कहती है, तो काम से हटा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा परिवार मुझे देखने में कहाँ जाऊँगी, सदियों से मैं आपके घर में काम करते आई हूँ। माँ जी भाभी को समझाइए। छोटी घर की छोटी बहू और वो 3 बरामदे बैठे थे, अपना जो भी दुख था रजवा दोनों के सामने बताने लगी। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊँगी। और ऊपर से कहते हैं, माँ जी सब घर में जितने लोग नीचे रहते हैं सभी लोगों का काम मैं करती हूँ, चाहे आपका हो, बड़ी चाची बड़ी बहू का हो, छोटी बहू का हो, घर के सभी लोगों की काम मैं ही करते रहती हूँ, लेकिन ऊपर बहू के पास कभी नहीं जाऊँगी। जो नई बहू आई है फिर परेश की पत्नी, उनके काम कभी मैं करने के लिए नहीं जाऊँगी। झाड़ू लगाने के लिए चाहती हूँ, झाड़ू छीन लेते हैं, पोछा करने के लिए चाहती हूँ, पोछा छीन लेते हैं और मुझे काम से हटाने की धमकी बात देते रहते हैं। माँ जी आज से उनका काम मैं नहीं करूँगी, उनके लिए और नए नौकरानियों को ढूंढिए, मैं सिर्फ आप लोगों का काम करती हूँ, कहीं दिनों से आपके घर में काम करते आई हूँ, तो इन्होंने काम से हटाने की बातें करते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। अपना जो भी दुख था रजवा का इन दोनों के सामने बताने लगी। तब छोटी भाभी कहती है, वो तो बच्ची मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। छोटी बहू कहती है, देखो मिश्रानी तुम रोना नहीं, वो आई है नई है, शहर से आई है, उसे हमारे घर का रीति रिवाज कुछ भी पता नहीं है, वो तो बिल्कुल बच्ची है। आप भी बच्चों के जैसे मत करो, जिद मत करो। मैं आपको भी समझाती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी और दादाजी से भी कह दूंगी आप मत रो। जो छोटी बहू क्या करती है, हैसियत के नाते नौकरानी को समझाती है, तो नौकरानी को समझाने का तरीका देखते ही इंदु को हद से ज्यादा गुस्सा आता है। अपने भाभी के ऊपर, अपने मंजली चाची के ऊपर भी मुंह बिछड़ा कर कहती है, गुस्से से अपने चाची के सामने कहती, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात करना ही नहीं आता। क्रोध से अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। आज गरज भर का जवाब कहती है, हाँ चाची आप भी उसी की तरफदारी करते हैं। अपने छोटी चाची से कहती है, इंदु को हद से ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि ननद है, ननद होने के नाते भाभी के लिए यानी बहू के लिए छोटी सास बातें करती है, तो इंदु को गुस्सा आता है। कहती है, हाँ तुम्हारी बहू नहीं है, बिल्कुल छोटी है, उसे रोटी भी नहीं कहने को आता, रोटी की जगह पर चोची कहती है, ये तो आता ही नहीं, बात करना भी नहीं आता, बिल्कुल बच्चे। कभी देखो तब मायके का ही तारीफ करते रहते हैं, मायके का गुणगान करती है, नौकर है, उनके अच्छे मायके में खाना पीना बनता है, उनके मायके में पहने ओढ़ने का ढंग जानते हैं उनके मायके वालों को। कभी देखो तब मायके की तारीफ करती रहती है, कब देखो तब मायके का ही गुणगान करती है, वो बिल्कुल बच्ची है। चाची आप क्या कह रही थी? इंदु चाची को भी गुस्से से गाली देने लगी। दोनों यहाँ पर छोटी बहू, इंदु, रजवा, तीनों के बीच में जब बात चल रहा था, तब ही घर की बड़ी बहू यानी बेला के साथ फिर वो उसी बरामदे में आती है, आकर बैठते हैं। बैठकर उन सभी से कहते हैं कि बात यह है कि छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है, उसे हमेशा हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है। वो आकर कहती है, इससे आने से पहले तो बरामदे में स्त्रियां बैठे थे, इंदु वहीं पर थी, छोटी बहू वहीं पर थी, रजवा इन दोनों के सामने अपने दुख व्यक्त कर रही थी। तब बेला की सास, परेश की माँ, इंदु के लिए भी माँ ही है, बाहर से यानी रसोई घर से फिर बरामदे में आती है, आकर सबके सामने कहती है, कोई कुछ मत समझिए, क्योंकि हमारी बहू पढ़ी लिखी है, शहर से आई है, तो उसे इस हमारे घर का रीति रिवाज पसंद नहीं, हमारे घर का खाना पीना पसंद नहीं, हमारे घर का पहनना ओढ़ना पसंद नहीं है, हमारे घर के अड़ोस पड़ोस भी हमारे बहू को पसंद नहीं है, सबसे उसे बुरा लगता है। इन सभी बातों को लेकर बुरा लगने लगा है, इसलिए उसका चिंता न करे, उसके बारे में बात मत करे, कुछ न कुछ दिनों में वो जरूर बदल जाएगी। उसी के बारे में हमेशा बातें करते रहेंगे तो फिर वो बुरा समझेगी। इसलिए सभी लोगों को समझाती है। जब छोटी चाची थी यानी बेला का तीसरी सास, चिंता से उसे भी चिंता होने लगा, क्योंकि वो भी बहू ही है, हैसियत में बहू है और रिश्ते में जेठ का बेटे की पत्नी ही, उसे भी थोड़ा चिंता होने लगा, फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने
को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। कहने लगी, बहन आप कैसे बात करते हैं, ये हमारा तो बड़ी परिवार है, हमारा कैसा बड़ी परिवार में हम 6, 7, 8 लोग मिलजुल कर रहते हैं। कभी उपवासों का भोजन खाना पड़ता है, कभी हम लोगों को भोजन भी नहीं मिलता, कभी पानी पीकर ऐसे ही सोना पड़ता है, दिन भर घर के काम करना पड़ता है। ऐसे बड़ी परिवार में कब कुछ ऐसे होते रहते हैं, छोटे मोटे घटनाओं होते रहते हैं, तो बहू हर बात के लिए शिकायत करती रही, हर बात के लिए रोती रही, हर बात के लिए जिद करती रही, तो घर कैसे चलेगा बहन। ये तो बिल्कुल छोटी है, समझने की कोशिश करो, समझाने की भी कोशिश करें, लेकिन ऐसा क्यों। तो नौकरानों पर दया खाने वाला घर हमारा है। रजवा कहीं दिनों से हमारे घर में काम करते आई है, रजवा कहीं दिनों से हमारे घर में काम करते आई है। ऐसे रजवा को काम से हटाने की बातें करने लगी। छोटी बहू तो बिल्कुल सरासर एक पुण्य आई है, बहन जी ऐसा हो नहीं सकता, आप अपनी बहू को समझाइए। अपनी बड़ी जेठ को छोटी भाभी समझाने लगी, आप अपनी जेठ बहू को समझाइए, आखिर ऐसे क्यों करते हैं। नौकरानी के लिए तीनों औरतें बरामद में बैठ गए। नौकरानी रोने लगी, घर के सभी हालतों के चर्चाएं वहाँ पर होने लगा। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है, क्योंकि बातचीत तो पहले बरामद में चलने लगा था। बड़ी बहू भी वही है, छोटी बहू भी वही है, हिंदू भी वही है, और घर में काम करने वाली रजवा नौकरानी भी वही है। इन चारों औरतें जो नई बहू आई है बेला, उसी के करतूतों के बारे में बात करते रहते हैं। तो उस घर में और एक हद से ज्यादा चालाक औरत थी, वही मंजली बहू। मंजली बहू किसी बहाने से बाहर गई थी, यानी किसी काम के सिलसिले में बाहर गई थी। बाहर से हंसते हुए अंदर आती है, जहां बरामदे में सभी स्त्रियां बैठे थे करके, हंसते हंसते ऊपर आकर खड़ी हो गई और की कह कर हंसने लगी, बार बार जोरों से हंसने लगी। अपने मंजली चाची को इंदू कहती है, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हो जा रही है। चाची आप क्यों हंस रहे हैं, इतना तो हंसते ही आ रहे हैं और ऊपर से हंस रहे हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं, आप अकेले ही हंसी जा रहे हैं, आखिर बात क्या हुआ चाची, आप क्यों हंसते हैं। इंदू प्यार से अपनी मंजली चाची को पूछती है। तब मंजली कहती है, हाथ पर हाथ मारती है, फिर हंसती है, हाथ पर हाथ मारती है जोरों से, फिर हंसने लगी। हंसी को रोकने का कोशिश भी नहीं करने लगी है, बार बार से सिर्फ हंसना ही मंजली का चल रहा है। गलेरे से मंजली भाभी और बड़ी भाभी का प्रवेश, फिर सभी आकर उसी बरामदे में बैठ गए। दोनों क्या बात है जो आज इतने हा हो रही है। सभी स्त्रियां पूछते हैं मंजली को, क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रहे। बड़ी भाभी मंजली को पूछती है, छोटी भाभी मंजली को पूछती है, हिंदू भी पूछती है, सब लोग पूछ रहे हैं कि हंसी के लिए कारण क्या है, आप इतने क्यों हंस रहे हैं। जोरों से बाहर से आए हैं और बैठे हैं, सिर्फ हंसी पर हंसी मार रहे हैं, टाका पर टाका मार रहे हैं, हाथ मटक रहे हैं, आप अकेले ही हंस रहे हैं। आखिर बात क्या है, बात को सब लोगों के सामने कहिए और हंसी, हम भी उस हंसी का कुछ मजा ले सकते हैं। भाभी क्या है, सभी औरतें जबरदस्ती से मंजली को पूछते हैं कि क्या हुआ। मंजली बताने की तैयारी नहीं है, वो स्वयं हंस रही है, हंसी को रोकने का भी कोशिश नहीं कर रही है। आखिरी बार इंदू कहती है, ये भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती नहीं है। इंदू यानी घर की पोती कहती है, क्या हुआ चाची, सिर्फ आप हंसे ही जा रहे हैं, अकेले हंसे ही जा रहे हैं, हंसी के बहाने कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, हंसी के कारण क्या है कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। आप अकेले हंसते रहेंगे तो हम कैसे समझे क्या हो रहा है, आप किस लिए हंस रहे हैं, हंसी का कारण क्या है, कुछ पता ही नहीं लग सकता। भाभी कहिए और हंसिए, हम लोग भी आपके साथ हंस सकते हैं, कहिए, जबरदस्ती करने लगी। तब मंजली कहती है, मैं कहती हूँ क्या हुआ, मैं थोड़ा हंसती हूँ, बाद में आप लोगों को समझाती हूँ, चुप बैठिए। फिर हंसने लगी, फिर हंस पड़ती है, यूं बार भाई बाद में बताऊंगी कहती है, हंसती है मंजली, बाद में बताऊंगी कहती है, हंसती है मंजली। बड़ी बहू कहती है, आखिर कुछ कहो। अरे बहना, कितना तुम अकेले ही हंसती रहोगी, कितना तो तुम अकेले हंसती रहोगी, कहो आखिर बात क्या है। तब मंजली कहती है, आज भाई परेश की वह गत बनी है कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, कहती है, क्या बताऊं बहना, आज परेश आया है, परेश आकर भाभी के यानी अपनी पत्नी के पास कमरे में गया है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। किसके लिए हो रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि
छोटी बहू अंग्रेजी में कुछ पति से कह रही थी, वो भी अंग्रेजी में कुछ कह रहा था। दोनों के बीच में अंग्रेजी बातचीतें चलने लगे, दोनों के बीच में जोरों से झगड़ा होने लगा है। परेश बिल्कुल चुपचाप बैठ गया था। बहू रानी ने परेश के लिए अनेक शब्द सुना रही हो, क्या सुना रही मुझे पता नहीं, सिर्फ मैं हिंदी एक ही जानती हूँ, हिंदी के अलावा कुछ जान ही नहीं सकती हूँ, आखिर क्या कह रहे हैं पता नहीं। दोनों के बीच में झगड़ा तो जरूर हो रहा है। इतना कहती है, फिर जोरों से हंसती है। तब छोटी भाभी कहती, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू है। तब कहती है अपने जेठ से छोटी बहू, अरे भाभी हंसने के कारण ये है, मैं जब से देख रही हूँ कि आप हंसी पर हंसी मारे जा रहे हैं, हंसी पर हंसी मारे जा रहे हैं, हाथ मटक कर हंस रहे हैं, तो पता चला कि आज आपने बाहर बहुत ऊपर गए हैं। बहू रानी और परेश का झगड़ा देखकर हंस रहे हैं। हंसने का कारण यह है। मंजली भी उसके साथ मिलकर हंसने लगी। मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की यह गत बनाई। बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। कहने लगे, देखो बहना, अभी ऐसा है, शादी होकर कुछ ही दिन हुए हैं, परेश तो घर में बीवी के सामने इतने डरता है, यानी बहू रानी के सामने बेटा इतना डरता है, तो बार नायब तहसील बनकर एक तालुका को कैसा संभाल सकता है, एक कब्जे को कैसे संभाल सकता है, बाहर की जो नौकरी उस तरह कैसे उसने करनी होगी। आखिर बेचारा पत्नी के लिए इतना डरता है। फिर घर के सभी औरतें टाका मारते हैं परेश के और बहू के बातों को लेकर हंसते रहते हैं। तब मंजली कहती है, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ में भी नहीं आ पाई। अंग्रेजी में किटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी फर्नीचरों से गले सड़े फर्नीचरों को अपने कमरे में न रखने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे नुच्चे जंगलों में घुमा पड़ते हैं, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें। हंसते हैं और जो सामान पड़ा था वो भी उठाकर बाहर फेंक दिया। देखो यहाँ पर मंजली बहू कुछ सामान रखने के बहाने ऊपर परेश और बेला के कमरे के पास गई थी। बेला और परेश दोनों के बीच में इसलिए झगड़ा चल रहा था कि बेला को अपने कमरे में सजाए हुए पुराने फर्नीचरों से शिकायत है। पुराने जो फर्नीचर्स वहाँ पर रखे गए थे दादाजी ने नहीं बहू के लिए, उन सभी पुरानी फर्नीचर के लिए शिकायत थी बहू को, यानी बेला को। पति आते ही पति के साथ पति आकर स्नान करने के लिए गया था। जैसे स्नान कर बाहर आया, परेश के साथ बेला ने झगड़ा शुरू की थी, यह फर्नीचर्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सब टूटे हुए फर्नीचर हैं। टूटा फूटा फर्नीचर्स में अपने कमरे में रखने से बेहतर है कि मैं चटाई पर ही सो जाऊंगी, बिना फर्नीचर से रह लूंगी, लेकिन ये टूटे फूटे फर्नीचर मुझे नहीं चाहिए, बाहर रख दो। वो कहने लगी बाहर रख दो, ये कहेगा नहीं, वो हमारे बुजुर्गों की आस्ती है, वो हमारे बुजुर्गों के दर हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा उसी फर्नीचरों पर बैठते उठते आए हैं। हमारे पिता चाचा उसी फर्नीचरों से जीवन चलाए, तो वो हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है। तो दादाजी ने तुम्हें इसलिए रखा था कि वो तुम्हारे काम में आ जाए, क्योंकि तुम शहरीली हो, नीचे सोने का आदत तुम्हें नहीं है और नीचे बैठने का आदत तुम्हें नहीं है, फर्नीचर के बिना तुम नहीं रह सकती हो। इसलिए दादाजी ने हमारे घर में सब कुछ जो टूटे फूटे फर्नीचर्स थे लाकर तुम्हारे कमरे में रखे हैं। उससे क्या शिकायत है, वो हमारे बुजुर्गों की आस्ती है, मैं इन कमरों से नहीं हटाऊंगा। परेश पत्नी को समझाने लगा। तब उस बातों को अधसुना छोड़कर बेला कहती है, हमारे भी बुजुर्ग हैं, तो हमारे बुजुर्ग बिना कपड़े से रहते हैं, तो हम भी वैसा नहीं रह सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जैसे रहे वैसे हम भी नहीं रह सकते हैं। जमाना बदल गया है, जीवन क्रम बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, सोच विचारे बदल गए। जैसे समाज बदलेगा हम भी जरूर बदलना चाहिए। मैं इन फर्नीचरों पर नहीं बैठूंगी, नहीं उठूंगी, इन फर्नीचरों पर मुझे खुशी नहीं है। कहने वाली सभी फर्नीचर्स बाहर फेंकने वाले, फिर परेश अंदर रखने वाला, फिर बाहर फेंकने वाली, परेश फिर अंदर रखने वाला, दोनों के बीच में फर्नीचर्स के लिए झगड़ा चल रहा था।
बेला क्या करती थी, हिंदी में बात करेंगे तो सब लोगों को समझ में आ सकता है, घर वालों को, घर वाले उसके लिए पूरा समझ सकते हैं, इसलिए पति के साथ जो कुछ बातें करना हो या झगड़ा करना हो अंग्रेजी में बातें करती थी, अंग्रेजी में ही पति को कहती थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तहसीलदार था। तहसीलदार के पत्नी होने के नाते दोनों भली भांति अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी में बातें करते थे। लेकिन इस घर में हद से ज्यादा चालाक जो औरत थी मंजली, उसे कुछ बहाना बनाकर वो भी ऊपर जाती है, ऊपर जाकर चुपके चोरी चोरी से चुपके बहू और बेटे का झगड़ा सुनती है, सुनकर टाका मारते हंसते नीचे आती है। तो हिंदू कहती है फिर ये बात है चाची, ये बात है, आपका हंसी का कारण ये है, भाभी और भैया के बीच में झगड़ा हो रहा है। तब मंजली कहती है छोटी बहू, मंजली फिर कहती है अपनी छोटी बहू ऐसी है, छोटी भाभी यह तो, फिर छोटी उस घर की और एक जेठ तो कहती है बात तो ये है आकर कहीं दिन हो गए, हमारा आधा उम्र ही गुजर गया है, हम लोगों ने कभी किसी से शिकायत न की, हम लोगों ने कभी किसी सामान के लिए झगड़ा नहीं किए, ये आकर 15 दिन हो गया, ऐसा क्यों झगड़ा करने लगी। तो फिर उसके लिए परेश और पत्नी के झगड़े के बारे में घर की औरतें बातें करने लगी। तब मंजली कहती है परेश ने कहा इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आया, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। आज यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। तो परेश अपने पत्नी से कह रहा था कि देखो बेला, इन फर्नीचरों पर हमारे दादा बैठते आए हैं, परदादा बैठते आए हैं, हमारे चाचा बैठते आए हैं, हमारे माता पिता भी बैठते आए हैं, मैं भी उन्हीं पर बैठते उठते आया हूँ, कभी हमारे घर के लोगों को इन फर्नीचरों से शिकायत नहीं है, ये पुराने फर्नीचरों पर किसी को शिकायत नहीं। मैं जाकर आज दादा के सामने जाकर दादाजी फर्नीचर्स मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेऊंगा, आप पुराने सामान फिर से नीचे ला लीजिए, नीचे आप लोग लेकर आइए, मुझे नहीं लूंगा कहेंगे तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते हैं लड़के का सर फिर गया है, फिर दादाजी मुझे गाली सुनाते हैं, इसलिए तुम कुछ भी मत करो, ये हमारे कमरे में रहने दो, ये हमारे कमरे में रहने दो, इनसे शिकायत क्यों है तुम्हें, इनसे क्यों तुम बाहर नहीं भेजना चाहती हो। पत्नी को बार बार समझा रहा था, फिर मंजली सभी के सामने कहती है बार बार समझा रहा था, बहू समझने के लिए तैयारी नहीं है। तब परेश की माँ यानी बड़ी को कहती है हाँ ठीक तो कह रहा है परेश ने, कहती है हाँ मेरा बेटा ठीक ही कह रहा है, कहीं दिनों से हमारे घर में रहे फर्नीचर से ठीक है, किसी को किसी से शिकायत ही नहीं है, आज ये शहर से आने की वजह से क्यों कर रही है मेरा बेटा अच्छा है। बेटे की तरफदार करते हुए घर की बड़ी बहू परेश की माँ परेश की तरफदारी करने लगी। तब छोटी कहती है परेश मेरा बेटा भला, तब छोटी भी, क्योंकि वो घर में बड़ी परिवार में चाची हो या छोटी चाची हो, मंजली चाची हो, सभी हो अपने अपने बेटों को नहीं चाहते, साथ ही अपने घर के सभी बेटों को अपना बेटा बेटी ही समझते हैं। तब मंजली भी कहने लगी हाँ मेरा परेश भला है, बेटा बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा है कि तहसीलदार बनने के बाद ना घमंड आया है, तहसीलदार बनने के बाद ना उसका रीति रिवाज बदल गया है, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, लेकिन इन फर्नीचरों से बहू को क्या शिकायत है। तो घर के औरतों उन फर्नीचरों के लिए पति पत्नी के झगड़ों को लेकर ही उस दिन बरामदे का तमाशा बन गया और बातें करने लगा। मंजली फिर कहती है देखिए तब बहू ने कहा तो ना, मैं तो इस गले सड़े को कमरे के पास तक न भटकने दूंगी, इन बेड और फर्नीचरों से नीचे धरती पर चटाई बिछा कर लेटना उठना अच्छा है मेरे मायके। फिर कहने लगी छोटी बहू पति को, अरे मंजली कहती है जो छोटी बहू परेश ने बातें की थी, बहू बेटे से कह रही थी बहना जो फर्नीचर्स नहीं चाहिए, सड़े गले फर्नीचरों पर बेड और यानी पुराने जमाने के, इन बेड और पुराने जमानों के फर्नीचरों पर बैठना उठने से बेहतर है कि मैं चटाई पर ही बैठूंगी, मैं चटाई पर ही सो जाऊंगी, चटाई पर ही मेरा जीवन चलेगा, इन फर्नीचर से नहीं चाहिए, ऐसे वो कह रही थी बहना। फिर समझा रही है, हिंदू को क्रोध आया, यानी अपने बापी और भैया के झगड़ों के बातें सुन कर हिंदू को हद से ज्यादा क्रोध आने लगा। कहने लगी बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 2400 घड़ी। हिंदू कहती है हाँ चाची 2400 घड़ी अपने मायके की बात करती है, 2400 घड़ी
का अर्थ है 24 घंटा। 24 घंटा तब देखो हमारे भाभी मायके की बात करती है, खाना पीना है उनके मायके में, रहने का ढंग पता है उन्हीं लोगों को, पहने ओढ़ने का ढंग है उन्हीं को, और फर्नीचर भी उन्हीं के घर के ठीक है। कुल अपने मायके के सामने हम लोगों को जीरो मानती है, अपने मायके के सामने हम सब लोगों को अनपढ़ बना कर रखी है, अपने मायके के सामने हम सब गिर गए हैं। कब देखो तब ये 24 घड़ी मायके की बात करती है बहू, माँ से कहती है, अपनी माँ से, अपने मंजली चाची से, अपने छोटी चाची से कहती है, तुम तीनों की जो नहीं बहू है ना, 24 घड़ी मायके की बात करती है। हिंदू क्रोध से, व्यंग्य शब्द से भाभी का मजाक उड़ाने लगी। तब मंजली कहती है, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हस्ती और महाशय परेश की कभी भी न चलने दी। बेचारे बीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले, फिर हंसने लगे। फिर मंजली कहने लगी, अरे तुम जो ठीक कह रहे हो, भाभी क्या करती है तुम्हारी, कभी देखो तब उनके मायके के बड़े बड़े कमरे का तारीफ करती है, उनका मायके का बड़ा बंगले का तारीफ करती है, उसके मायके में बड़े बंगले में बने हुए फर्नीचर की तारीफ करती रहती। कब देखो तब परेश के सामने अपने मायके का ही तारीफ करने लगी। परेश बेचारा बिल्कुल सुन सुनकर थक गया। बीगी बिल्ली मतलब बिल्कुल, बिल्ली को अब डुबाइए, इससे ज्यादा डर जाता है पानी से। बिल्ली को नहलाइए, इससे डर जाता है, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है, पानी के पास जाने से भी डरता है, पानी में तैरने से भी डरता है। कहने लगी, बीगी बिल्ली बना हुआ बिल्कुल डर कर दादाजी के पास गया है, दादाजी से कुछ सलाह लेना चाहता होगा, दादाजी से कुछ बातें करने के लिए गया होगा। आखिर परेश ने नीचे उतरकर दादाजी के पास गया है। बेचारा परेश ऐसा बन गया, बाहर तो तहसीलदार है, 4 लोगों में नाम सम्मान ख्याति सब कुछ है परेश को, घर में ऐसी पत्नी मिल गई। कब देखो तब हफ्ते में एक ही बार तो परेश आता है, आते ही सिर्फ पति के साथ झगड़ा करती है, घर के रिवाजों के लिए, खान पीन के लिए, रहने के लिए, सब बातों को लेकर झगड़ा करती है। बेचारा परेश पत्नी का झगड़ा सुनता है, वापस चले जाता है। तो परेश के लिए दयावान बनकर सभी बातें करने लगे। हंसती है, दूसरे भी उसके साथ मिलते हैं, सभी मिलकर हंसी मजाक करने लगे। बेला ऊपर ही खड़ी होकर सभी बातें सुनने लगे। फिर मंजली कहती है, मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचका कर कहने लगी, जबान है छोटी बहू का या कतरानी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना मूसा लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया है। फिर मंजली कहने लगी, आखिर कैसी है बहू, जो हम समझे थे शहर से आई है, बिल्कुल सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहेगी, सब लोगों को प्यार लेगी, सब लोगों को प्यार देगी, सब लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगी, हम ऐसे सोचे थे, लेकिन वो बिल्कुल अलग ही है। कब देखो तब परेश के साथ झगड़ा करती रहती है, कब देखो उसे सिर्फ झगड़ा करने के लिए बहाने चाहिए, किसी न किसी बहानों को लेकर पति के साथ झगड़ा करती रहती है और जिद पर अड़े रहती है, बातों पर बात करते रहती है। बहू रानी का जबान नहीं है, कैंची है, कैंची जैसे कपड़ों को तार देती है, उसी तरह अंग्रेजी शब्दों से, अंग्रेजी बातों से पति का लूप उतारती है, पति का लूप उतारती है। न जाने हमारे परेश तहसीलदार कैसे बन गया है, पत्नी के सामने एक भी नहीं कहता है, वो 10 बातें कहती है तो सिर्फ सुनता रहता है, सुनता ही रहता है, कुछ कहता ही नहीं। बेचारा तहसीलदार कैसे बन गया। सब लोगों उसके लिए दया खाते हुए बातें करने लगी। तब गुरु कहती है, बस जबान ही जबान है, बात तो जब है जब काम भी हो, एक काम को कहो तो 100 नाक मुंह चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था तो वो बड़े गुसल खाने में गल रहे। तब सभी के सामने तो कहती है, सिर्फ हमारे भाभी को बातें करना ही आता है, क्योंकि शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, बात करना जानती है, सिर्फ बातों पर बात ही करते रहते हैं, काम तो कुछ आता ही नहीं, काम का फर्क वो कुछ जानती ही नहीं। आकर इतना दिन हो गया, अपने कमरे से नीचे उतारने की कोशिश ही नहीं करती है, किसी से बात करने की कोशिश नहीं करती है, कभी कुछ छोटे मोटे काम करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दादाजी ने उसे परखने के लिए, यानी उससे पहचानने के लिए, उससे कुछ काम लेने के लिए 4 जोड़ कपड़े दिए थे धोने के लिए दादाजी ने। आज तक गुसल खाने में ही गले सड़ रहे हैं। गुसल खाने का अर्थ है, देहाती गांव में स्नान घर होता है, स्नान घर के ऊपरी भाग में एक गुफाएं जैसे एक विराम बनाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े रखते हैं, स्नान
उसे गुसल खाने कहते हैं। गुसल खाने में पड़े हैं और 4 दिन से वहीं हैं। दादाजी के कपड़े आज तक नहीं धोए हैं। सिर्फ भाभी बातें करती है, बात करना ही जानती है भाभी, काम तो कुछ भी आता ही नहीं। सभी के सामने फिर हिंदू भाभी का मजाक उड़ाने लगी। तब छोटी बहू कर कहती है, घर की छोटी बहू हिंदू से कहती है तो गुसल खाने में गले रहे। तो गुसल खाने में यानी जहाँ कपड़े रखने का जगह है स्नान घर में, वहीं दादाजी के कपड़े पड़े हैं, तो तू क्यों उठा नहीं लाई उन्हें? तो अपने बेटे से कहती है हिंदू तू क्यों से लेकर नहीं है, जा भाग उठा ले और पटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझा नहीं उसे। कहने लगी छोटी बहू, घर की सबसे छोटी थी, वो अपने जेठ की बेटी हिंदू से कहती है, अरे हिंदू दादाजी के कपड़े 4 दिन से गुसल खाने में ही पड़े हैं, वहीं सड़ रहे, तो तू उसे क्यों धोती नहीं है? चल दादाजी के कपड़े लेकर आ, दोनों मिलकर आंगन में पटक दे। पटकने करते कपड़े धोएंगे, धोकर सुखा कर रखेंगे, दादाजी कभी पूछ सकते हैं। चल कपड़े धोएंगे। दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए चले जाते हैं और वो चिंता से कहती है आखिर ऐसा करेगा तो घर कैसा चलेगा, क्योंकि हमारा तो बड़ी परिवार है। बड़े परिवारों में आपस में काम को भी बांट लेकर करना पड़ता है, जो भी हो आपस में सब बांटे जाते हैं। तो बहू रानी ऊपर से नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं है, छोटे मोटे काम करने के लिए भी तैयार नहीं है, किसी से बातें करने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिर कैसे चलेगा? चिंते से वो भी उठकर चली गई। काम तो छोड़ो, कम से कम अपने पति को भी प्यार से देखना चाहिए, कभी कभी अपने पति के साथ प्यार से बात करने चाहिए। वो भी नहीं, कब देखो तब परेश आता है, उसके साथ जली कटी बातें करती रहती है, झगड़ा करती रहती है। बेचारा झगड़ा सुनकर ही चले जाता है। उसके लिए भी चिंता करते हुए छोटी बहू हिंदू दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए चले जाते हैं। जाते जाते हिंदू कहती है परेश को तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई होती हो। बाबू चाची आप क्या कहते हैं? घर पर कितने लोगों को वो कुछ नहीं गिनती है, बेचारा परेश भाई का वो क्या सुन सकती है? कहती है ना हमारा सुनती है, ना आपका सुनेंगे, ना घर वालों को, किसी को कुछ नहीं गिनती, नहीं सुनते हैं, तो बेचारा परेश भाई का वो क्या सुनेगी? चलो वो ना किसी का सुनेगी और ना कुछ करेगी। चलो चाची हम कपड़े धोएंगे। दोनों मिलकर हिंदू घर की छोटी बहू दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए वहां से रसोई की ओर चले जाते हैं। तब मंजली वह मलमल के थान के आबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए कह रहा है परेश महाशय बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। फिर एक बात मंजली सबसे कहती है, देखो देखिए परेश की जब शादी थी, परेश की शादी में दादाजी ने घर के सभी लोगों को नए कपड़े दिए थे। मखमल का थे रेशम के कपड़े, घर के सभी औरतों को कपड़े लाए थे। दादाजी ने जो घर के सभी औरतों को, घर के बड़ों को, छोटों को परेश की शादी में कपड़े लाने के लिए परेश को बाजार भेजे थे। परेश घर के सभी औरतों को कपड़े लाए थे। घर के सभी औरतों के साथ जो घर में नई आने वाली बहू रानी बेला थी, बेला के लिए शगुन के नाम पर देने के लिए कुछ रेशम की साड़ियाँ लाए थे। तो जितने कपड़े घर के सभी लोग लाए थे, सभी लोग प्यार से पहन लिए थे। मंजली के लिए थे, छोटी बहू के लिए, बड़ी बहू के लिए, हिंदू के लिए, रजवा के लिए, मल्लू जगरी, सभी के लिए नए कपड़े लिए थे। सभी नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी के परेश की शादी कर दिए थे। जैसे ही बहू रानी घर आई, तोहफे में यानी शगुन के नाम पर बहू रानी को भी एक मखमल रेशम की साड़ी दिए थे। आप लोग गए थे एक दस्ताने में सजाकर उसके हाथ में दिए थे। आज तक बहू रानी ने उसे हाथ तक नहीं लगाए थे, आज तक उसे हाथ तक नहीं लगाए थे। परेश बार बार समझाता था, ये शगुन के कपड़े ही पहनना पड़ता है, शगुन के कपड़े ही पहनना पड़ता है। हमारे चाचा शहर के फैशन क्या होते हैं नहीं जानते हैं, शहरी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं मेरे चाचा को पता नहीं, इसलिए हमारे घर के सभी लोगों को कैसे कपड़े लाए हैं वैसे ही कपड़े तुझे भी लाए हैं। कुछ दिनों तक तो इसे पहन, कम से कम शगुन के कपड़े हैं, कुछ दिनों तक तो पहन। पत्नी को बार बार समझाता था, बार बार वो कहती थी कि ये पुराने जमाने के मैं नहीं पहनूंगी, ये गांव के ढंग के नहीं पहनूंगी। इसी के लिए दोनों के बीच में फिर भी झगड़ा हो रहा था। तब
कहती है मंजली, बेटा कचेरी में, कचेरी करते हैं ऑफिस, कचेरी में होंगे वो तहसीलदार, घर में तो बिल्कुल छोटों के जैसे जी रहे हैं, चोरों के जैसे जी रहे हैं। पत्नी को हद से ज्यादा डरता है, बेचारा कैसा रहेगा, क्या करेगा। फिर उसी के बारे में बातचीतें होने लगे। यहाँ तक घर में बहू रानी के ही चर्चे हो गए। हंसती हुई इंदु और बड़ी बहू भी हंसती। सभी लोग इन्हीं बातों के लेकर फिर से बरामदे में टाका मारकर हंसने लगे। फिर से सभी मिलकर जो उस घर में आई नई बहू का मजाक उड़ाने लगे। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। छोटी भाभी कहती है फिर इंदु से, इंदु यूं ही बातें करते रहेंगे, यूं ही मजाक करते रहेंगे, दादाजी के कपड़े वहीं पड़े रहेंगे, चलो कपड़े धोएंगे। बड़ी कहती है, तुम भी बहन बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएंगी। तब सास कहती है, घर की बड़ी बहू जो बेला की सास, अरे बहू बहन तुम कैसी बात करती हो, पढ़ी लिखी हैं, इतना पढ़ लिख कर शहर में रहने वाली लड़की हैं, देहाती गांव की बहू बनकर आई हैं, वो कपड़े कैसे धोएगी, चलो हम लोग कपड़े धोएंगे। तो वो समझाती है अपने बहू की तरफदारी करते हुए, आप ऐसा मत करो, उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गलेंगे। तब इंदु फिर से कहती है, देखिए इंदु कैसी थी, सब बातों में आड़े आती थी, सब बातों के लिए जवाब देती थी। इंदु अपने माँ से कहने लगी, माँ बस कर, तुम अपने बहू की तरफदारी मत कर, तुम्हारे बहू के हाथ मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने हुए, जैसे दादाजी के कपड़े धोने के लिए चली जाएंगी, दादाजी के कपड़े धोते उसके हाथ पिघल जाएंगे। चुप माँ, तुम उसकी तरफदारी मत करो। इंदु फिर से माँ को समझाने लगी। बाहर से दादा का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। यूं ही बरामदे में इतना तो बातचीत चलने लगा था। तब दादाजी बाहर से आते हैं। हुक्का यानी उत्तर भारतों में आजकल यह प्रथा है कि हर घरों में हुक्का पिए जाते हैं। हुक्का यानी तंबाकू पीने का एक तरीका। हमारे और गांजा पीते हैं, सिगरेट बीड़ी जैसे पीते हैं। उत्तर भारत में हुक्का नामक एक बड़ा सा नली होती है, उस नली में तंबाकू भरकर ऊपर राख या आग लगाकर जोरों से कस से खींचते हैं, उसे हुक्का कहते हैं। तो इनके घरों में भी हुक्का था। दादाजी को हुक्का पीने का हद से ज्यादा चस्का था, आदत था। दादाजी हमेशा उस हुक्के के नली को मुंह में रख कर ही रहते थे। दादाजी बाहर से घर में आ रहे हैं हुक्का पीते हुए। हुक्का पीते समय जोरों से कश खींचते हैं तो गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, गुड़गुड़ आवाज निकलती है उस हुक्के की कश से। दादाजी ने हुक्का पीते पीते बाहर गए थे, बाहर से अंदर आते हैं तो सभी बरामद में जितनी भी औरतें बैठे थे सभी के सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। छोटी भाभी कहते हैं, चलो इंदु कपड़े पटक कर आहत में डाल दे, शायद उन्हें जरूरत हो, मांगे तो फिर मैं कब समझूंगी। अपनी बेटी से कहती है छोटी बहू, चलो इंदु दादाजी के कपड़े धो डालेंगे। दादाजी तो बाहर से आ रहे हैं, कभी जरूरत पूछे तो कपड़े पूछ सकते हैं कि चलो कपड़े धोएंगे। दोनों आहते का अर्थ है कपड़े धोने के बाद घर के आंगन में सुखाने के लिए एक जगह बनाते हैं, एक तार बांधते हैं या लकड़ी बांधते हैं, उसे आहते कहते हैं। तो दादाजी के कपड़े धोकर आहते में डालेंगे। चलो दोनों मिलकर दादाजी के कपड़े धोने के लिए चले जाते हैं। घर की सभी औरतें अपने 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 कमरे में चले जाते हैं। तब दादाजी का गुड़गुड़ाते हुए बाहर से अंदर आते हैं। यहाँ तक दूसरा तीसरा सप्तक समाप्त हो गए। यहाँ पर इस नाटक में पर्दा गिरता है, इस नाटक में पर्दा गिरता है। इस नाटक पहले अंक में देखिए कहानी का परिचय और कहानी में आने वाले पात्रों का परिचय, परेश के व्यवहार हो गया। दूसरे अंक में परेश के पत्नी का व्यवहार, घर में उसके लिए सभी स्त्रियों की बातों के चर्चाएं, यहाँ तक था। तीसरा सप्तक में दादाजी प्रवेश करते हैं। पर्दा गिरने के बाद जैसे ही पर्दा उड़ता है वहाँ पर तीसरा दृश्य समाप्त होता है। दादाजी बरामदे में आते हैं। वही बरामदा जहाँ बरामदा, उसी बरामदा में दादाजी आते हैं। उस बरामदे में देखिए दाएं ओर एक तख्ता बिछाया गया है, बाएं ओर एक तख्ता बिछाया गया है और बड़ा सा आंगन है। आंगन उस बरामदे में एक आराम कुर्सी लटकाई हुई है। तो उस आराम कुर्सी को दादाजी कभी कभी जरूरत पड़ने पर बिछाते हैं। उसी आराम कुर्सी पर दादाजी बैठते हैं। बाजू में स्नान घर है, उस स्नान घर में हमेशा
नल चलता ही रहता है। दादाजी आकर बैठ जाते हैं। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल की चलाए जाने की, हुक्के की गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। उस नाटक में पर्दा उठने से पहले हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज एक और आती है, नल चलाने की आवाज एक और आती है, पर्दा उठता है, दादाजी आकर उस बरामदे में बैठ जाते हैं। करमचंद जी क्रोध से दादाजी आकर बैठ गए। दादाजी का खाना हो गया था। दादाजी आकर बरामदे में जहाँ तख्ते थे तख्ते के ऊपर लेट गए और करमचंद जी बोर से जहाँ आंगन में खेलने वाले बच्चों को गाली देते हैं, क्रोध से, बस करो जगदीश, वह खटखट लगा रखी हो, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं तुम। आंगन में सभी बच्चे खेल रहे थे। एक तो जगदीश मतलब छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। एक डाली लेकर लगाने की कोशिश करता है और एक पानी डालने की कोशिश करता है और एक गोबर डालने की कोशिश करता है। तो खटखट आवाज करने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, कुछ करने लगे हैं। करमचंद जी कहते हैं, दादाजी का बड़ा बेटा छोटा बेटा कहता है सब बच्चों से, अरे बच्चों चलो बाहर खेलो, अभी अभी खाना खाकर आए हैं, तो यूं ही खटखट लगाकर तुम आवाज करते रहोगे तो दादाजी को आराम भी नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से भागो, बाहर खेलो। सभी बच्चों को समझाते हैं करमचंद जी, बाहर जाकर खेलने के लिए भी समझाते हैं। तब दादाजी कहते हैं, हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए दादाजी हुक्का पीते हुए लेट गए थे। करमचंद जी उन्हीं के पास बैठकर पांव दबा रहा था। दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। दादाजी कहते हैं, अरे करमचंद उनको गुस्सा क्यों करते हैं, चलो खेलने दो उनको, छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, खेलने दो, वो कैसे भी खेलने दो, आवाज करने दो, जो भी करने दो, खेलने दो, कुछ मत कहो। दादाजी कहते हैं, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते, इतना बेटे को समझाते हैं, फिर हुक्के की नली मुंह में रखते हैं और जोरों से खींचते हैं। बच्चे तो हैं, बच्चे खेलते हैं, फिर हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लगाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं, हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर नली छोड़कर करमचंद जी से तो बच्चे खेलने लगे। एक सूखी डाली है, सूखी डाली है, उसे लगाने की कोशिश करते हैं, पानी देने की कोशिश करते हैं, गोबर डालने की कोशिश करते हैं। उन बच्चों का तमाशा देखकर दादाजी को हंसी आता है। बच्चों को बुलाते हैं, देखो बेटा टूटी हुई डाली आप लाकर आंगन में लगाते हैं, उसे पानी दे, गोबर दे, सब कुछ दे, पनपती नहीं है। एक बार से डाली पेड़ से अलग हुआ, एक बार डाली पेड़ से अलग हो गया, दोबारा आप उसे लगाइए, नहीं पनप सकता, नहीं पेड़ बन सकता, पानी दीजिए, जो भी करिए, नहीं हो सकता। दादाजी सभी बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं, मैं कहता हूं ना बेटा, फिर एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आवेगी। हमारा यह परिवार बरगद के इस मान पेड़ की बांधती है। फिर दादाजी सबसे कहते हैं बच्चों से, बेटे बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, टूटी हुई डाली आप लगा दें, पानी दें, जो भी हो लग नहीं सकता, उसमें ना फूल बन सकते ना फल बन सकते, कुछ भी नहीं। बच्चों को बार बार समझाते और कहते हैं, देखो बच्चों हमारा घर भी एक बरगद का पेड़ का जैसे ही, हमारा घर भी एक बरगद का पेड़ का जैसा ही है, इसमें फूल फलों के जैसे आप हैं, मैं बिल्कुल बड्डे का जैसा हूँ। समझाते हैं, फिर हंसते हैं। बच्चों को बरगद पेड़ की कहानी सुनाने के लिए दादाजी तैयार होते हैं। करमचंद जी कहते हैं, लेकिन शायद आप इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। करमचंद अपने पिता के सामने कहते हैं, दादाजी आप एक बरगद पेड़ की कहानी बच्चों को सुना रहे हैं, हमारे घर भी बरगद का पेड़ का जैसा ही है, शायद इस पेड़ से एक डाली टूट कर जाने वाली है। दादाजी कहते हैं, इस पेड़ से एक डाली टूट कर जाने वाली है। दादाजी को हद से ज्यादा चिंता होता है, हद से ज्यादा दुख होता है। चिंते से बेटे से कहते हैं, कौन अलग हो रहा है? अरे करमचंद तुम कैसी बातें कर रहे हो, कौन अलग होना चाहता है? इस हमारे घर से कौन अलग होना चाहता है? करमचंद कहता है, शायद छोटा अलग हो जाए। शायद इसका अर्थ है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद छोटा अलग हो जाएगा, परेश अलग हो जाएगा। दादाजी कहते हैं, परेश पर क्या उसे क्या कष्ट है? अरे बेटा तुम परेश घर से जाने की बातें क्यों कर रहे हो?
इस घर से परेश को क्या कष्ट है, इस घर से परेश को क्या नष्ट है। दादाजी को हद से ज्यादा चिंता होने लगा, परेश के बारे में सोचने लगा और घर में जो हो रहा था उसे पता भी नहीं है। देखिए छात्रों, इस कहानी की शीर्षक बाग कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।